अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और मैं यहाँ आपको पढ़ाने आई हूँ हमारा चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम कुछ थेरीज डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थेरी भी डिस्कस की और उसमें आज हम देखेंगे एक कंपाउंड है वाटर कि वो एम्फोटेरिक किस तरह बनता है। उसके एम्फोटेरिक बनने वाली चीज़ की तरफ जाएंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि वो एम्फोटेरिक बन के बेस की तरह किस तरह रिएक्ट करेगा। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो अभी तक हमने बात की आर्हीनियस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट की और साथ ही साथ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। क्योंकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी है और उस पर हमने ध्यान रखना होता है कि आखिर किस तरह से प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि हमारे पास कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एज एम्फोटेरिक एक्ट कर रहा है। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक समझी है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की। उसके एक दो एग्जाम्पल से वैसे तो हमने समझा है, लेकिन अभी उसमें हम मजीद भी आगे समझने की कोशिश करेंगे कुछ और एग्जाम्पल से। बेटा, जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते सही तरह से और आप उसके बाकायदा देखते नहीं है कि वो किस तरह सॉल्व हो सकता है, तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट सही तरह समझ नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे बोलने से आपको समझ आ रही है, वेल एंड गुड, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो आपको खुद बाय हैंड रिटन फॉर्म में सॉल्व करनी पड़ेंगी। उसके बाद ये होगा कि बड़े आराम से वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो आज यहाँ पे मिलके हम बुक का टेबल एक तो सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि उस टेबल की इक्वेशंस किस तरह से आपने सॉल्व करनी है जब आपने उसको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पे लेके जाना है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पे लेके जाएंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एसिड कौन है, बेसिस कौन है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड का, विच इज HNO3 एंड दिस इज रिएक्टिंग विद वाटर। अब मैंने आपको कहा था कि कुछ एसिड्स होते हैं जो एसिड्स ही रहेंगे। हमने बात तो की थी एम्फोटेरिक कॉन्सेप्ट की, लेकिन हर एसिड और हर बेस एम्फोटेरिक नहीं होती। एम्फोटेरिक बहुत ही थोड़े से सब्सटेंसेस होते हैं जो हो सकते हैं, और उनकी भी हम बात करेंगे कि कैसे उनको आपने रिकग्नाइज करना है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट आप उस पर नहीं लगा सकते। मतलब कुछ एसिड्स हैं जो एसिड्स ही रहेंगे, चाहे आप उनको जिस मर्जी सॉल्यूशन में ले जाएं। तो यहाँ पे जिस तरह हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड है, दिस इज एन एसिड, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की डेफिनेशन को माइंड में रिपीट करें। इस नाइट्रिक एसिड ने अपने अंदर से इस प्रोटॉन को निकालना है। प्रोटॉन इज H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इसके अंदर से निकलेगा और पीछे रह जाएगा। अगर आप इस एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक निकल गया आपके पास H पॉजिटिव, वो दूसरा रह गया NO3 माइनस। ये आपके पास दो आयंस आ गए आपके नाइट्रिक एसिड में से। अब ये वाटर है हमारे पास। अगर मैंने आपसे कहा है कि ये नाइट्रिक एसिड ही रहेगा, ये बेस नहीं बन सकता, ये एम्फोटेरिक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वाटर एक्ट करेगी एज अ बेस। और बेस ने क्या करना था? बेस ने आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है जो आपके एसिड ने अपने अंदर से निकाल देना है। अब देख लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ने अपने अंदर से ये प्रोटॉन निकाल दिया और ये प्रोटॉन डायरेक्टली जाएगा और इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। नाइट्रिक एसिड को हमने नाम से ही पता लग रहा है, वैसे फिर भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पे एसिड लिख देते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग स्पीशी है उसको हमने कह देना है ये हमारी बेस है। तो इस तरह से अगर हमने इसको बेस कहा है तो वाटर अपने अंदर उस प्रोटॉन को लेगा और उसके बाद हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, जिसको H3O पॉजिटिव कहते हैं। ये इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये इसका नाम है, ठीक है। वाटर है, वैसे तो स्टेबल कंपाउंड है वाटर, लेकिन ये वाटर अपने अंदर इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, और जो भी चीज़ हमारे पास एक्सेप्टेंस की तरफ जाएगी, मतलब वो अपने अंदर फौरी प्रोटॉन को ले लेगी, तो वो क्या थी? वो थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। अब हमारे पास बन गया H3O पॉजिटिव। आगे इस रिएक्शन पे जाने से पहले हम एक एक चीज़ को साथ साथ डिस्कस करते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ रह जाए, कोई चीज़ फिर आपको मैं बाद में समझाऊं तो वो ट्रिकी बन जाए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, और आप ज़रा सोचें कि हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और बेस की जो हमने बात की थी, तो इस बेस से वाटर बेस है, बेस इट इज़ एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। तो अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जब हाइड्रोनियम आयन बना रही है तो इसका क्या नाम बनेगा? बिल्कुल, ये हमारे पास हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। हाइड्रोनियम आयन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है, और पीछे देखें नाइट्रिक एसिड में क्या रह गया? H पॉजिटिव तो निकल गया, पीछे रह गया NO3 माइनस।
तो आपने उसको एज इट इज लिख देना NO3 माइनस, और ये बन जाएगी आपकी कॉन्जुगेट बेस। ये बात याद आई कि किस तरह से आपका जो एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और जो बेस होती है वो कॉन्जुगेट एसिड बनाती है। यही कॉन्सेप्ट है, यही ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की बेसिक है जो आपने याद रखनी है, जो मर्जी आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए। कुछ ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसमें आप कहेंगे कि अब कैसे पता लगेगा कि इसमें जो एक सब्सटेंस यूज हो रहा है वो एसिड है कि बेस है या एम्फोटेरिक है। तो आपने एसिड्स और बेसिस, जो बिल्कुल एसिड्स और बेसिस ही रहेंगे हर रिएक्शन में, उनको जहन में रखना है। जिस तरह अभी हमने नाइट्रिक एसिड की बात की, इसी तरह एक और एसिड की बात करते हैं जो है सल्फ्यूरिक एसिड। याद होगा हमने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात की थी कि ये किंग ऑफ केमिकल्स है। अगर ये किंग ऑफ केमिकल्स है और ये एसिड है, तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी बेस की प्रॉपर्टीज नहीं देगा किसी भी सॉल्यूशन में। हम यहाँ पे दूसरी एग्जांपल, ये पहली ले ली हमने नाइट्रिक एसिड की, अब हम दूसरी एग्जांपल लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। H2SO4, इसको करें वाटर में डिसॉल्व। जैसे ही आप H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, अब आप कहेंगे, आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन निकालना है या दो हाइड्रोजन निकालने हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोटॉन के निकलने की। प्रोटॉन क्या चीज थी? एक सिंगल H पॉजिटिव। सिंगल H पॉजिटिव आपका प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन ने निकलना है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में वैसे तो हमारे पास दो हाइड्रोजन है, लेकिन आपने याद रखना है कि आपने इनको 1 by 1 निकालना होता है। और अगर ये कभी 1 by 1 नहीं भी निकल रहे तो आप कोशिश करें कि अभी इसका सिर्फ एक निकालें प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन निकालें और दूसरा वैसे ही रहने दें। तो हम क्या करेंगे कि इसका हम इस तरह से बात कर लेंगे कि एक निकल गया H पॉजिटिव और दूसरा क्या हो गया, क्या बचा, एक हाइड्रोजन SO4, और आपने उस पूरे के ऊपर चार्ज दे दिया -1 का, HSO4 -1। ठीक है, अब आपका हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ। फिर से वाटर, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बेस नहीं बन सकता, ये एम्फोटेरिक नहीं बन सकता, तो हमारे पास वाटर क्या बन जाएगा, इधर वो बन जाएगी बेस। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और साथ ही साथ आपका वाटर आपकी बेस बन जाएगा। तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा, फिर से ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन आपका ये वाटर एक्सेप्ट कर लेगा और फिर इस तरह से आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन जाएगा वो होगा H3O पॉजिटिव। क्या हो गया ये, कॉन्जुगेट एसिड। बिल्कुल ठीक, कॉन्जुगेट एसिड। जब भी कोई बेस अपने अंदर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो वो बना देगी कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह से जब भी कोई एसिड अपने अंदर से प्रोटॉन को निकाल देगा वो बनाएगा कॉन्जुगेट बेस। हमें ये बात याद हो रही है कि हमारे एसिड ने कॉन्जुगेट बेस बनानी है और हमारी बेस ने कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। तो कितने आराम से आपने देखा कि ये H पॉजिटिव, अगर आप इस तरह करेंगे ना कि एसिड को उसके आयंस में कन्वर्ट कर देंगे, सोचे माइंड में या लिख भी लें एरो से पेपर पे कि अच्छा आपने एसिड को डिसॉल्व किया, उसमें से एक H पॉजिटिव निकल गया, पीछे क्या बच गया, सारे के ऊपर माइनस का चार्ज लगा दो। जब आप इस तरह से करेंगे ना तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस के अंदर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करवाना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बेस प्रेजेंट होगी, उसके अंदर आपने सिर्फ प्रोटॉन को करना है ऐड और आपका पूरा का पूरा कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा उस बेस का। ठीक है, तो आपने वही काम इधर दोबारा से करना है। आपने H पॉजिटिव को वाटर में ऐड करवाया, आपके पास बन गया हाइड्रोनियम आयन, जिसको हमने फिर से कह दिया कि ये है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड। साथ क्या बन गया, दूसरा कंपाउंड, दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट, ये HSO4 माइनस, ये एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं करना। आपने एक प्रोटॉन निकालना है। जब भी हमने बात करनी है ना इसकी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की, तो आपने ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, आपने सिर्फ एक चीज निकाल देनी है, वो है प्रोटॉन, और उसको दूसरी बेस में एक्सेप्ट करवा देना है। तो देखा बच्चों, ये कितनी ईजी चीज है, प्रोटॉन निकाला एसिड में से और उसको एक्सेप्ट करवा दिया बेस में। बस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने यही कहा था, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने दोनों ने यही कहा था कि आपने एसिड के अंदर से निकालना है H पॉजिटिव, मतलब कि प्रोटॉन, और उस प्रोटॉन को आपने फौरी बेस के अंदर ऐड करवा देना है। और इस तरह से आपके पास कॉन्जुगेट्स बन जाएंगे दोनों। और कॉन्जुगेट्स की हमने क्या बात की कि आपका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो बेस से बनता है और जो कॉन्जुगेट बेस है वो एसिड से बनती है। ऑपोजिट नाम है ना, आपने ये नहीं सोचना कि एसिड से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ऑपोजिट कर देना है नाम। ठीक है, आपसे रीजन पेपर में पूछी नहीं जाएगी, वो हमारे बोर्ड का पार्ट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उसको कॉन्जुगेट बेस क्यों कहते हैं एसिड की, तो इसलिए रीजन की तरफ आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। जो सीधी सीधी सी बात है वो यही है कि प्रोटॉन निकालें, ऐड करवाएं और आपके एंड पे कॉन्जुगेट्स बन जाएंगे। अगली एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं।
अब मैं फिर से एक रिएक्शन आपके सामने सॉल्व करने लगी हूँ जिसमें मैं हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन करवाऊंगी HCN। हाइड्रोजन साइनाइड भी एक एसिड है और हाइड्रोजन साइनाइड एक एसिड ही रहेगा चाहे आप उसको जिस तरफ मर्जी ले जाएं। हाइड्रोजन साइनाइड एक एसिड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ रिएक्ट करेगी एक बेस। बेस को हमने फिर से लिख दिया वाटर। आपने देखा आपको कंफ्यूज करने के लिए रिएक्शंस नहीं लिखे हुए, हर रिएक्शन में एक एसिड है और दूसरी बेस आपके पास वाटर है, तो आपके लिए ये सारे के सारे रिएक्शंस को याद करना बहुत आसान काम है। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट बनाने से पहले जो आपने रिएक्टेंट साइड पे लिखना है, आपने याद रखना है एक एसिड है। 3 ही एसिड्स अभी तक हमने पढ़े, अभी जो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन देखा, उससे पहले हमने नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन देखा और अब हम देख रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन। और बेस तीनों में हमारे पास सेम है और वो है वाटर। हाइड्रोजन साइनाइड, इसको भी चेंज कर देते हैं इसके आयंस में। जैसे ही हम इसको आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा H पॉजिटिव प्रोटॉन, जिसकी हमने पहले बात की। H पॉजिटिव और साथ में हमारे पास जो दूसरा जितना पार्ट निकलेगा इस कंपाउंड का वो होगा साइनाइड आयन, और साइनाइड आयन के ऊपर होता है माइनस का चार्ज। वही बात है, दोबारा से रिपीट हो रही है कि आपने इस H पॉजिटिव को इस वाटर के अंदर ऐड करवा देना है। वाटर के अंदर ऐड करवाया और आपके पास वापस से क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बन गया इस बेस से, जो है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आपका कॉन्जुगेट एसिड है। किससे बना है? बेस से बना है। और साथ हमारे पास एक और चीज जो रह गई पीछे, वो आपने एज इट इज लिख देनी है। आपने ये देखना है केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करते हुए कि आपकी जो चीजें रिएक्टेंट साइड पे हैं वही प्रोडक्ट साइड पे होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके रिएक्टेंट साइड पे कोई चीज मौजूद ही नहीं है और आपने आगे कोई प्रोडक्ट ऐसा बना दिया है कि देखने वाला कहे कि भाई ये प्रोडक्ट आया किधर से। इस बात का ख्याल रखना है कि जो चीज़ें रिएक्टेंट साइड पे हैं वही प्रोडक्ट साइड पे हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल पेपर करते हुए कोई एक प्रोडक्ट भूल भी जाता है तो कम से कम आपको ये पता होगा ना, अगर के केमिकल रिएक्शन के अंदर से ही, उसी इक्वेशन में से ही बनने आपके प्रोडक्ट्स, तो आपको फिर भी याद आ जाएगा। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पे अगर आप उसको सॉल्व करवाएंगे, एक एसिड है, साथ हमने वाटर को बेस बना दिया है। कोई रिएक्शन याद ना आए तो आपने वाटर बेस बना के साथ रिएक्ट करवा देनी है। एसिड के साथ आपके वाटर ने रिएक्ट किया और बन गया हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन हमारे पास बेटा कहते हैं इसको कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड बन गया बेस से। बेस क्या थी? वाटर। और कॉन्जुगेट एसिड के साथ हमारे पास पीछे क्या रह गया? ये साइनाइड आयन। इसको हमने एज इट इज लिख देना है। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रा दोबारा हम एक दफ़ा लिख लेते हैं बिल्कुल जनरल रिएक्शन में, कि आपने एक एसिड को रिएक्ट करवाना है बेस के साथ, और जब इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, अब आप कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे ना आपस में, तो उनके जो रिएक्शन का नाम है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक एसिड एक बेस को न्यूट्रलाइज कर देती है। एसिड और बेस एक दूसरे का क्योंकि इफेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए उस रिएक्शन का नाम हमेशा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल कर देना है। एक एसिड के पास भी बड़ी पावर है, एक बेस के पास भी बड़ी है, लेकिन वो एक दूसरे से ऑपोजिट पावर्स में जा रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देना है। तो एक एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपके पास बनेगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ये हो गया हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड, और दूसरी चीज जो हमारे पास बनी है वो है कॉन्जुगेट बेस। ये है आपका पूरा जनरल रिएक्शन ऐसे कंपाउंड्स के लिए, ऐसे एसिड्स और बेसिस के लिए जहां पे हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 एग्जांपल्स देखी जिसके अंदर हमने एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया और वाटर को बना दिया बेस। असल में हम आज के जो रिएक्शंस, इस लेक्चर के जो रिएक्शंस हैं, उनमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वाटर आपका एम्फोटेरिक हो सकता है। आपको ये भी समझ आ जाएगी कि वाटर एम्फोटेरिक किस तरह से होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ आ जाएगी कि अगर पेपर में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट आता है तो आपने एग्जांपल्स कौन सी लिखनी है। यही एग्जांपल्स अगर आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई और एग्जांपल आपको याद आए ना आए, आपने वाटर को अपने माइंड में रखना है कि आप इसको एसिड भी बना सकते हैं, बेस भी बना सकते हैं। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, जो अभी हमने जितनी बातें की हैं उनमें से किसी भी एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवा दें, वाटर को, वाटर बेस बन जाएगा। वाटर बना देगा कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और साथ ही साथ जो दूसरा कंपाउंड बनेगा या जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपके पास कॉन्जुगेट बेस। इस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमने ये बात कर ली कि किस तरह से आप वाटर को अपने पास एज अ
एसिड के साथ बेस बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो इसका जनरल रिएक्शन हमने लिख दिया ना कि एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट विद द बेस एंड फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ये याद रखना है। वाटर के रिएक्शंस इसी तरह से होते हैं। तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि वाटर को हमने अपने पास बेस कैसे बनाना है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वाटर को एसिड किस तरह से बनाना है। तो आपने देखा कि किस तरह वाटर को हमने अपने एसिड्स के साथ रिएक्ट करवा के बेस बना दिया। हमने अभी तक बात की है कि वाटर एम्फोटेरिक कंपाउंड है। एम्फोटेरिक का मतलब है कि ये एसिड भी बनेगा, ये बेस भी बनेगा। अगर अभी तक ये बेस बन गया है तो अब हमने इसके बाद रिएक्शंस डिस्कस करने हैं जिसमें हम इनको एसिड बनाएंगे। और जब इसको हम एसिड बनाएंगे तो फिर देखेंगे कि ये एम्फोटेरिक किस तरह से होता है। इसका आपको सारी इसकी प्रॉपर्टी समझ आ जाएंगी कि ये एसिड किस तरह बन रहा है, बेस किस तरह बन रहा है। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात करनी थी कि इसको बेस कैसे बनाना है। इसको एसिड बनाएंगे जब, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।